नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी और परेशान करने वाली खबर, जो कि पंजाब के पटियाला से आई, जहां शिवसेना ने खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च जो निकाला, उसके दौरान स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। कई सिख संगठन और हिंदू कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, दोनों की तरफ से तलवारें लहराई गई, पथराव भी हुआ। स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। मोहम्मद गजाली की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पटियाला में अचानक तनाव पैदा हो गया जब अपने आप को शिवसेना बाल ठाकरे कहने वाले एक ग्रुप के लोग और कुछ सिख संगठन आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर पथराव किया और तलवारें लहराई। काली देवी मंदिर के पास पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए हवा में फायरिंग करनी पड़ी। अभी हम बयान लिख रहे हैं क्योंकि जो इंजर्ड थे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट के बाद अभी बयान लिखने, सो कार्रवाई जल्दी करी जाए। जो मार्च निकाला गया, क्या उसमें 4 लोग। तनाव उस समय पैदा हुआ जब खालिस्तान मुर्दाबाद मार्च का विरोध करने के लिए सिख संगठनों के लोग सड़कों पर आ गए, जबकि दोनों ही संगठनों के पास किसी तरह की कोई अनुमति नहीं थी। लोगों को तितर बितर करने के लिए शहर में बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इसे लेकर अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलने लगे हैं। आम आदमी पार्टी शहर के हालात खराब करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस को दोषी ठहरा रही है। ये सारा का सारा नाटक रचा गया है। इसमें हमारे पुलिस के कोई जवान जो हैं वो घायल भी हुए हैं, मगर पंजाब के अंदर इस तरीके की कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिन भी लोगों ने ये काम किया है उनको बहुत जल्द जो है जेल के अंदर भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फौरन एक्शन लेते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक और दूसरे अफसरों के साथ बैठक की। इसके बाद सुबह 6 बजे तक के लिए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पटियाला से मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करने वाली सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद अब उनकी जमानत अर्जी पर जो सुनवाई है वो शनिवार के लिए टल गई है। लेकिन इसी बीच अदालत में सरकार की ओर से जो दलील दी गई, उसमें कहा गया कि राणा दंपत्ति पर पहले से कई केस हैं, ऐसे में अगर उन्हें जमानत मिलती है तो शहर की शांति भंग हो सकती है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। राणा दंपत्ति की जमानत अर्जी पर सुनवाई एक दिन के लिए और टल गई, लेकिन सरकारी पक्ष ने 18 पेज का जवाब फाइल कर जमानत अर्जी का विरोध किया। सरकार के मुताबिक दोनों के खिलाफ 124A जैसी गंभीर धारा लगाई गई है, ऐसे में उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। नवनीत राणा के खिलाफ 6 और रवि राणा के खिलाफ 17 मामले दर्ज हैं। नवनीत राणा के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र देने का भी आरोप है। अगर दोनों को जमानत मिलती है तो शहर की शांति भंग हो सकती है। उनका हेतु जो है वो हनुमान चालीसा का खाली बुरखा या गाइस लेना है, यानी इन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट, एक अवडंबर रखा है कि जो लेने से लॉ और ऑर्डर की, मेंटेनेंस ऑफ लॉ और ऑर्डर का कैसा माहौल पैदा होगा कि वो उसका पूरा ब्रेक ये दिखा सकते हैं कि लोग चिढ़ सकते हैं और लोग दंगे कर सकते हैं। और ऐसा अगर हो गया वायलेंस, जो वायलेंस बोलते हैं, तो वायलेंस अगर हो गया तो गवर्नमेंट को कैसा चैलेंज हो सकता है। और फिर राज्यपाल जी ये गवर्नमेंट बर्खास्त करने के लिए, तो ये जो उनका ऑब्जेक्ट जो विटनेसेस के स्टेटमेंट में से आ रहा है, वो अगर देखा तो ये जो है वो गवर्नमेंट कोलैप्स करने के लिए स्टेज है। राणा दंपत्ति के वकील ने जहां जेल में नवनीत राणा की तबीयत को लेकर चिंता जताई है और घर का खाना दिए जाने पर जोर दिया है, वहीं बीजेपी ने राणा दंपत्ति के खिलाफ धारा 124A लगाने को लेकर ठाकरे सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। ये कौन सा दोगलापन है? राजनीति में कौन सा ये हिसाब चुकता करना है? दोगलेपन की भी हद होती है। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र की सरकार ने ओछी राजनीति के लिए वे सारी सीमाओं को पार कर चुके हैं। मेडिकल के इश्यू के ऊपर नवनीत और राणा को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, उसको 27 तारीख को जेजे हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने ओपिनियन दिया था कि उसका सीटी स्कैन करना चाहिए। आज तक उसका सीटी स्कैन ना तो हुआ है, ना तो किसी किस्म की तैयारी की गई उसको सीटी स्कैन के लिए लेके जाने के लिए। हम जो है वो सुपरिटेंडेंट को एक नोटिस दे रहे हैं कि आज के आज उसको लेके जाएं और एक सेपरेट कंप्लेंट जो है हम स्पीकर साहब को भी भेजने वाले कि जो जेल के अंदर वहाँ पे उनको जो कन्फाइन किए उसको ना तो खाने की फैसिलिटी मिल रही है और ना तो उसको मेडिकल की फैसिलिटी मिल रही है। दरअसल हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच कर रहे
आयोग के सामने एक हलफनामा पेश किया है जिसमें उन्होंने धारा 124A के दुरुपयोग की बात लिखी है, लेकिन खुद उनकी सरकार ने राणा दंपति के खिलाफ राजद्रोह की धारा लगाई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में मशहूर हो चुका बुलडोजर और नाम बदलने की सियासत का असर अब दिल्ली की राजनीति पर भी नजर आ रहा है। किस तरह से यहाँ पर 40 गांव के नाम बदलने को लेकर सियासत हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले उत्तर प्रदेश और अब दिल्ली की सियासत में भी नाम बदलने और बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के दफ्तर में भी बुलडोजर के कई प्रतीक रखे गए हैं। अब वो 40 गांव के नाम किन शख्सियत के नाम पर हो, इसकी फेहरिस्त भी तैयार कराने में जुटे हैं। बीजेपी ने इनके नाम लता मंगेशकर, किरोड़ीमल बैसला, अशफाकुल्ला, रामनाथ गोयनका, गायक मोहम्मद रफी, छोटू राम, वाल्मीकि जैसे महापुरुषों के नाम पर रखने का सुझाव दिया है। जाहिर है बीजेपी नाम बदलने और बुलडोजर के दम पर अब सियासी फायदा उठाने के जुगत में है। नाम के साथ एक स्वाभिमान होता है, राष्ट्रवाद होता है। आप ये सोचिए कि आज से 1000 साल पहले मुगल आए थे, उन्होंने यहाँ जिया सराय बनाया, बेर सराय बनाया, नेब सराय बनाया, शेख सराय बनाया, यूसुफ सराय बनाया। अब देश सराय नहीं है, दिल्ली सराय नहीं है। उस समय मुगलों की सेना आती थी, वो सराय में रहते थे और यहाँ भारतीयों के ऊपर, हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, बर्बरतापूर्ण अत्याचार। अब उनके नामों के साथ गांव के लोग जुड़ना नहीं चाहते, और जब गांव के लोग चाहते हैं तो देश में लोकतंत्र है। केजरीवाल जी भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। वो खुद कह रहे सरकार बनाने से पहले कि हम जाकर मोहल्ला सभाओं की बातें मानेंगे। उधर मुस्लिम बहुल इलाके में बुलडोजर चलाने का मामला हो या गांव का नाम बदलने का, इस पर दूसरे राजनीतिक दल सतर्कता से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने बीजेपी को याद दिलाया कि वो बीते 15 साल से निगम की सत्ता में हैं। ऐसे में उन्होंने गांव के विकास के लिए क्या काम किया। हारते हुए पार्टी की ये बौखलाहट है। 15 साल से बीजेपी सोती रही, इन गांवों के नाम उन्हें पता नहीं थे या कभी उन गांवों को इन्होंने देखा नहीं था। 15 साल से ये सो रहे थे। 15 साल से इस दिल्ली के अंदर पैसे लेकर कब्जे कराए गए। जब कब्जा कराया तब भी वसूली किया, अब कब्जा हटाने के नाम पर अब वसूली का धंधा शुरू हुआ है। बीजेपी अब अपने कार्यकर्ताओं को भी गांवों में सक्रिय कर रही है ताकि नाम बदलने के साथ ही रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का बार बार नाम लेकर सियासी फायदा उठाया जाए। दिल्ली में ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर अस्पताल, स्कूल, पार्किंग और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रही है। लेकिन ऐसे समय में बीजेपी संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति करके सियासी फायदा उठाना चाहती है और विरोधी पार्टियां फिलहाल इसकी काट खोजने में जुटी हैं। दिल्ली से शरद शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और झुलसा देने वाली गर्मी के बीच देश की राजधानी दिल्ली पर बिजली का संकट मंडरा रहा है। दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाले कुछ पावर प्लांट्स में सिर्फ एक दिन का ही कोयले का स्टॉक बचा है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो, अस्पताल से लेकर आम लोगों को बिजली की दिक्कत हो सकती है। समय से पहले आई और झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान राजधानी के लोग मंडराते बिजली संकट की खबरों से और परेशान हो गए हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी को बिजली सप्लाई करने वाले सबसे अहम पावर प्लांट एनटीपीसी दादरी 2 और एनटीपीसी ऊंचाहार पावर प्लांट में अब 1 से 2 दिन का ही कोयले का स्टॉक बचा है। और अगर केंद्र सरकार ने पावर प्लांट में कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की तो दिल्ली मेट्रो और अस्पतालों को 24 घंटे मिलने वाली बिजली बाधित हो सकती है। पूरे देश के अंदर कोयले की बहुत भयंकर कमी है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेलवे के रैक हैं, जो ट्रेन्स होती हैं, वो अवेलेबिलिटी कम है और कोयले की कमी भी है। तो उसकी वजह से पूरे देश के अंदर जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनके पास कोयले की बहुत गंभीर समस्या है। कोई बैकअप नहीं है, बिजली को स्टोर करके नहीं रखा जाता, बिजली डेली बनती है और बिजली के लिए जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए जो कि
नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। आज काफ़ी सारे प्लांट्स के ऊपर 1 दिन से भी कम का कोयला बचा है। दरअसल इस बार गर्मी जल्दी आ गई है, तापमान बढ़ता जा रहा है और बिजली की डिमांड भी। गुरुवार को दिल्ली में पीक पावर डिमांड 6000 मेगावाट के स्तर पर पहुंच गई, जो अप्रैल के महीने में अब तक का रिकॉर्ड है। ऐसे में लोग दिल्ली पर मंडराते बिजली संकट की बात सुनकर परेशान हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो ठीक चल रहा है यहाँ पर। इलेक्ट्रिसिटी अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। जैसे आज पता लगा कि कोयले का जो संकट जो मंडरा रहा है जो है, जिससे कि बिजली की स्थिति पहले से जो है अभी फिलहाल लगभग ठीक है। बिजली की स्थिति अभी ठीक आ रही है इस समय, ठीक है, लेकिन अगर कोयले की कमी हो जाती है तो स्थिति वैसे भयावह हो जाएगी। सर गर्मी में ठीक है, लेकिन अभी बिजली की समस्या नहीं है। मैंने आज सुना है कि कोयले की समस्या होने वाली है। अच्छा, अगर कोयले की समस्या होगी तो बिजली की समस्या हो जाएगी, और आज के समय में बिना बिजली के रहना तो पॉसिबल है ही नहीं। हर घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अगर लाइट की समस्या होगी तो जीना मुहाल हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। नहीं, बट कटनी नहीं चाहिए गर्मी में, बच्चों के साथ दिक्कत होती है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि देश में कोयले का स्टॉक भी पर्याप्त है और उत्पादन भी पहले के मुकाबले बढ़ा है। तो अब सवाल यह है कि अगर कोयले का पर्याप्त स्टॉक है तो राज्यों से ये खबर क्यों आ रही है कि पावर प्लांट में कोयले की किल्लत हो रही है और पावर कट क्यों लग रहे हैं। तो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के मुताबिक पावर प्लांट तक कोयला पहुंचाने के लिए 453 रेलवे रैक की जरूरत है, जबकि अभी उपलब्ध 411 ही हैं। और दूसरा, रेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय के बीच समन्वय की कमी है, जिसके चलते कोयला तो है लेकिन कोयले की आपूर्ति प्रभावित है। दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक और हिमांशु शेखर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ भी बिजली संकट गहरा रहा है। बीते साल की तुलना में बिजली की मांग 35% बढ़ी है और राज्य में 3000 मेगावाट बिजली की कमी है क्योंकि कोयला नहीं है। हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट देखिए। नवल सिंह की आटा चक्की है भरतपुर के कामा कस्बे में। यहाँ बिजली कटौती 5 से 7 घंटे रहती है। सिंगल फेस भी आता है, घंटे 2 घंटे के लिए आता है, वो भी गायब है। हमारे कामा क्षेत्र में तो लाइट की बहुत ज्यादा से ज्यादा स्थिति खराब है। विनोद गन्ने का रस बेच के अपने परिवार का पालन पोषण करता है। गर्मी और बिजली गुल रहने के कारण बच्ची को भी वो अपने साथ रखता है। पेड़ की छांव में दुकान चलाते हैं और परिवार भी यहाँ पूरे दिन रहता है। पहले 2000 रुपये धंधा होता था, अभी 3000 रुपये धंधा हो रहा है। अभी कैसा है, मेरी बीवी भी इधर गन्ना छिलती है और बच्ची को साथ में रखना पड़ता है, और लाइट नहीं होने की वजह से बच्चे को इधर लाना पड़ता है। गर्मी इस बार मार्च के महीने से ही शुरू हो गई और ऐसे में पानी का संकट भी जल्द ही गहराने लगा है। पश्चिमी राजस्थान के पाली जिले में ट्रेन से पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा संकट है ग्रामीण इलाकों में, जहां पानी के स्रोत इस बार गर्मी के चलते जल्द ही सूख गए हैं। बांसवाड़ा में नदी और तालाब के जमीन में गड्ढा खोद के लोग पानी इकट्ठा कर रहे हैं। 10 दिन से हमारे मुंगाना में लाइटें बंद है। अगर लाइट आ भी जाती है तो वोल्टेज लो के लो आ रहा है। पूरे गांव में पानी की समस्या है, न तो लाइट की वजह से न कूलर, पानी की मोटरें, मशीन की मोटरें, कुछ भी नहीं चल रहे। काम धंधे भी ठप हो गए। गर्मी तो है ही, साथ ही बिजली का संकट। गर्मी से परेशान लोगों के लिए ये दोहरी मार है। लाइटें आती है तो डीम आ रही है, बिल्कुल वोल्टेज कम आ रहा है और हम बहुत परेशान हो गए। बच्चे भी हमारे परेशान हो गए। पानी की समस्या है और बूढ़े जो व्यक्ति हैं जिनकी भी समस्या है, किसी को क्या अस्थमा की बीमारी है, उनकी जो मशीनें उठती नहीं है, चलती नहीं है, और सभी हमारे मोहल्ले में औरतें बहुत परेशान हो गई है। पानी लेने के लिए 2 किलोमीटर से दूर से पानी लेकर आ रही है। शहरों और गांवों में बिजली का संकट गहरा रहा है। सरकार पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदना चाहती है लेकिन नहीं मिल रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल बिजली की मांग 35% बढ़ी है। ऐसे में उद्योगों को भी कहा गया है कि शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक उद्योग बंद रखें ताकि बिजली की बचत की जा सके। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।